नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आज आप लोगों के लिए लाया हूँ सेल का चौथा पार्ट। अभी तक हमारे सेल के 3 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका आखिरकार होती क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका होती क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मुख्य रूप से हमने क्या देखा था, अंतर देखा था। तो दोस्तों वो वीडियोज़ आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अच्छे व्यू और लाइक भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग समर्थन किए रहिए ताकि हम आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट वीडियोज़ देते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के हम वीडियोज़ में देखते हैं। आज से अब कोशिकांग शुरू हो रहे हैं आपके, ठीक है। यानी कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं, अब एक एक करके हर एक कोशिकांग को हम पढ़ते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना पहला कोशिकांग, जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं? जीव द्रव। तो दोस्तों इससे पहले जब हमने जीवों के गुण पढ़े थे तो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म के बारे में, कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। प्रोटोप्लाज्म होता है जीव द्रव, यानी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव। तो उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो जीव द्रव का मतलब केवल कोशिका द्रव ही नहीं होता है। जीव द्रव का मतलब होता है कोशिका के अंदर पाया जाने वाले कोशिका द्रव प्लस में उसमें पाई जाने वाली कोशिकांग, उनको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि ये जो जीव द्रव होता है, इससे पहले हम जब पिछला वीडियो पढ़े थे तो वहाँ पर एक अंतर पढ़ा था, लास्ट वाला अंतर, कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके उसका जो जीव द्रव होता है वो स्थिर रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में हमने पढ़ा था कि उसका जो जीव द्रव होता है वो स्थिर नहीं होता है। वो क्या होता है? स्थिर नहीं होता है, वो चल होता है, वो अचल नहीं होता है। तो उसमें क्या होती है? हलचल होती है। उसमें क्या होती है? हलचल होती है। तो याद रखना कि जीव द्रव के अंदर, जीव द्रव के अंदर होने वाले मूवमेंट को क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस बोलते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो इसे क्या बोलते हैं? हम साइक्लोसिस कहते हैं, ठीक है। और यह केवल किस में होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। तो यह लिख सकते हैं, जो केवल कहाँ होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। कहाँ होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। अब हम प्रोटोप्लाज्म को बांटते हैं प्रोटोप्लाज्म को हम बांटते हैं। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, इसे हम अध्ययन करने के लिए इसे हम सबसे पहले 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। क्या बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। पहला इसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसे? साइटोप्लाज्म। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव, ठीक है। और दूसरा इसे ऑर्गेनल्स। इसे क्या बोलेंगे हिंदी में? कोशिकांग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कोशिकांग। तो याद रखना दोस्तों, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी जो जीव द्रव होता है कोशिका के अंदर, उसे प्रोटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं जीव द्रव को, तो वो केवल एक द्रवी पदार्थ नहीं होता है। उसमें याद रखना, उसमें कोशिका द्रव होता है और उसमें कोशिकांग होते हैं, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से ही बोलते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म। और याद रखना
इसमें जो जल की मात्रा होती है, कितनी जल की मात्रा जो होती है वो 70 से 90% के मध्य होती है। याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य में जो जल की मात्रा होती है वो 70 से 90% होती है। ठीक है, तो उसमें कोशिका द्रव्य भी आपका शामिल है, उसमें ऑर्गेनेल्स भी आपके शामिल है। ठीक है, कोशिका द्रव्य और ऑर्गेनेल्स भी शामिल है। ठीक है, तो ये है आपका मुख्य रूप से क्या, प्रोटोप्लाज्म। क्या है, प्रोटोप्लाज्म। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले, क्या मेम्ब्रेन के बारे में। मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, झिल्ली। इसे क्या बोलते हैं, झिल्ली या कला। क्या बोलते हैं इसे, झिल्ली या कला। तो आपको पता है कि जितने भी कोशिकांग होते हैं उनमें कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिनमें झिल्ली पाई जाती है। तो कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिसमें डबल लेयर होती है झिल्ली की, कुछ ऐसे हैं जिसमें सिंगल लेयर होती है, और कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। क्या होते हैं, मेम्ब्रेन लेस, यानी कि उसमें झिल्ली या मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तो देखते हैं कि वो कौन से हैं। तो याद रखना, इसमें पहले अगर देखें मेम्ब्रेन में, तो पहले होते हैं डबल मेम्ब्रेन। क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन यानी इसे क्या बोल रहे हैं, द्विकला। इसे क्या बोल सकते हैं, द्विकला। तो इसमें हमें देखना है कि ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिसमें डबल लेयर होती है झिल्ली की। तो याद रखिएगा कि एक तो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसे क्या बोलते हैं, हरित लवक। अब याद रखिएगा, ये जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ऐसी कोशिका जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है उसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक जरूरी है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये जिसमें पाया जाएगा वही कोशिका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, और ये जंतुओं में नहीं पाई जाती है। इसलिए जंतु क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, जिसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। यानी कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके बाहर जो झिल्ली होती है वो डबल लेयर की होती है। कैसी होती है, डबल लेयर की होती है। तो हम डबल मेम्ब्रेन वाले पढ़ रहे हैं ना, कोशिका कि कौन से ऐसे कोशिका के अंग हैं जिनकी जो लेयर होती है वो डबल होती है। तो पहला नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें भी आपकी क्या होती है, डबल लेयर होती है। वही माइटोकॉन्ड्रिया है ये, जिसे ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करके हमारे जो ग्लूकोज है उसे तोड़ता है और उसे ऊर्जा के रूप में मुक्त करता है, जिसे हम एटीपी के रूप में उसे लेते हैं। तो ये वही माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसमें कैसी होती है, डबल लेयर होती है या डबल मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, जो केंद्रक होता है उसमें भी क्या होते हैं, डबल लेयर होते हैं। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले 3 ऐसे कोशिकांग हैं जिसमें जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है, डबल होती है। कैसी होती है, डबल होती है। तो एक तो है आपका क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और एक है केंद्रक जिसमें कैसे होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है मेम्ब्रेन लेस। कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन लेस। ठीक है, यानी कि झिल्ली अभाव या झिल्ली का अभाव, इसे क्या बोल सकते हैं, झिल्ली का अभाव। इसमें देखते हैं तो याद रखना, इसमें आपने इससे पहले जब अंतर पढ़ा था तो वहाँ पर राइबोसोम का नाम सुना था। किसका नाम सुना था, राइबोसोम का नाम, जिसे क्या बोलते थे हम, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते थे। प्रोटीन फैक्ट्री जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये जो होता है ना राइबोसोम, कौन होता है, राइबोसोम। ये जो राइबोसोम होता है ना, ये राइबोसोम आपका मेम्ब्रेन लेस कोशिकांग है। कैसा है, मेम्ब्रेन लेस कोशिकांग है।
इसके अलावा आपको हमने बताया था सेंट्रोसोम का नाम, किसका नाम? सेंट्रोसोम का नाम। ये सेंट्रोसोम वही सेंट्रोसोम है जिसे हमने कल बताया था कि इसकी संरचना स्टार जैसी होती है, और जब कोशिका का विभाजन होना होता है यानी नवजात कोशिका बनती है तो सबसे पहले अगर कोशिका के अंदर कोई कोशिकांग विभाजित होता है तो सबसे पहले सेंट्रोम होता है। ठीक है, तो ये इसकी इस संरचना स्टार जैसी होती है, इस कोशिका विभाजन में ये सहायक होता है। तो ये दो ऐसे कोशिकांग हैं राइबोसोम और सेंट्रोसोम जो क्या होते हैं? मेम्ब्रेन लेस होते हैं, यानी इसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं सिंगल मेम्ब्रेन वाले। सिंगल मेम्ब्रेन यानी कि एकल झिल्ली, क्या होता है? एकल झिल्ली। तो इसमें देखते हैं एकल झिल्ली वाले। तो याद रखना, अब कोशिका के अंदर जितने भी आपके कोशिकांग बचे ना, वो सब के सब सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। तो याद रखना, शेष कोशिकांग, इधर क्या लिख सकते हैं हम? शेष कोशिकांग। क्या होते हैं ये? शेष कोशिकांग जो होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जिसे झिल्ली या कला बोलते हैं। ठीक है, ये पतली झिल्ली होती है। ये तीन स्थितियों में हमारी कोशिका के अंदर कोशिकांगों में पाई जाती है, या तो वो डबल लेयर में पाई जाएगी, या तो मेम्ब्रेन लेस होगी, और या तो फिर सिंगल लेयर होगी। तो जो डबल में है वहाँ उसमें कोशिकांग कौन कौन आते हैं? एक तो क्लोरोप्लास्ट, ये जिसको हरित लव आपने सुना, दूसरा आपने सुना माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा आपने न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक देखा। दूसरा आपने मेम्ब्रेन लेस देखा। तो मेम्ब्रेन लेस में दो कोशिकांग आए आपके, एक राइबोसोम और एक सेंट्रोसोम। ये दोनों के दोनों कोशिकांग में कोई लेयर नहीं होती है, ये झिल्ली, बिना झिल्ली के ये कोशिकांग होते हैं। और तीसरा हमने देखा सिंगल मेम्ब्रेन, जिसमें हमने बोला कि ये जो कोशिकांग हैं इनको छोड़ करके जितने भी कोशिकांग बचे, शेष कोशिकांगों में सिंगल लेयर या सिंगल मेम्ब्रेन आपकी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी मेम्ब्रेन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। अब यहीं पर हम देखते हैं डीएनए की स्थिति। क्या होते हैं? डीएनए की स्थिति। ठीक है, तो याद रखना, डीएनए जो हमारी कोशिका के अंदर होता है वो यहाँ भी देखना है कि डीएनए ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जहाँ पर डीएनए उपस्थित होता है, और ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जहाँ पर डीएनए अनुपस्थित होता है। तो हम देखेंगे कि डीएनए, एक तो हम देखेंगे उपस्थित और एक देखेंगे अनुपस्थित। तो डीएनए को अगर देखें तो डीएनए प्रेजेंट। ठीक है, अगर इसमें आप देखेंगे तो याद रखना, सबसे पहले तो केंद्रक है। कौन है? केंद्रक है। केंद्रक जो होता है इसमें आपके डीएनए प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है ना, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसमें भी आपको डीएनए मिलेगा। इसके अलावा आपको क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक का नाम सुने होंगे, जब इससे पहले चर्चा की, जिसमें डबल लेयर थे। तो ये तीनों के तीनों में डीएनए प्रेजेंट हो मिलेगा आपको। ठीक है, तो इधर क्या देख रहे हैं आप? जितने में डबल मेम्ब्रेन थी उसी में डीएनए प्रेजेंट है। उसी में क्या है? डीएनए प्रेजेंट है। और डीएनए एब्सेंट देखते हैं। तो डीएनए अगर एब्सेंट देखेंगे तो यहां लिख सकते हैं शेष अन्य कोशिकांग। शेष अन्य जो कोशिकांग बचे ना, उनमें किसी में आपको डीएनए नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या होता है? उसमें अन्य किसी में क्या होता है? डीएनए नहीं मिलेगा। तो याद रखना, केवल कोशिका के अंदर तीन ही ऐसे कोशिकांग हैं जिसमें आपको डीएनए मिलेगा। एक तो केंद्रक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा आपको हरित लवक, ये क्लोरोप्लास्ट।
और जिसमें डीएनए एब्सेंट होगा वो होंगे, बाकी जितने भी कोशिकांग हैं सबका सब क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो इसे आप लोग लिख लीजिए और हम देखते हैं अब अगला कोशिकांग जिसे बोलते हैं सेल वॉल। चलिए दोस्तों देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में आप जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। अब ये कोशिका भित्ति क्या होती है, ये देखो, जो हमारी एक छोटी सी कोशिका होती है ना, उसके बाहरी आवरण पर झिल्ली पाई जाती है, फिर उसके और बाहरी आवरण और झिल्ली के ऊपर जो कवर होता है वो होती है कोशिका भित्ति। क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। ये क्यों होती है इसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो याद रखना, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि जो कोशिका भित्ति है इसकी खोज किसने की थी। तो जब खोज की बात आए तो याद रखना, खोज की जब बात आए तो याद रखना इसका नाम आप लोग जानते हैं, रॉबर्ट हुक का नाम। किसका नाम, रॉबर्ट हुक का नाम। ये वही रॉबर्ट हुक हैं जिन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका खोजी थी। क्या खोजी थी, मृत कोशिका खोजी थी। यही व्यक्ति थे जिन्होंने सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति की सबसे पहले खोज की थी। तो खोज का श्रेय भी किसे दिया जाता है, आपके रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। अब हम देखते हैं इस सेल वॉल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां सेल वॉल प्रेजेंट है और जहां एब्सेंट है। तो याद रखना, सबसे पहले हम प्रेजेंट देखते हैं। और एक एब्सेंट। प्रेजेंट मतलब उपस्थित। तो याद रखना कि जितना भी है, जैसे आपने यूकैरियोटिक का नाम, प्रोकैरियोटिक का नाम सुना था, प्रोकैरियोटिक का नाम सुना था। तो याद रखना कि प्रोकैरियोटिक में पाए जाने वाले जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अलावा प्लांट, इसके अलावा और कौन है, फंजाई। इनमें सब में क्या होती है, आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो याद रखना, ये जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इनमें हम आपको बता चुके हैं कि इनमें सेल वॉल कैसी होती है, अमीनो अम्ल और म्यूरेमिक अम्ल, ठीक है, जिसे पेप्टिडोग्लाइकोन बोलते हैं, ये उसकी बनी होती है इसमें कोशिका भित्ति। इसके अलावा प्लांट में आपको बता चुके हैं हम, इसकी में कहीं की बनी होती है, इसमें बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। कहीं की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा फंजाई, फंजाई में हम आपको बता चुके हैं कि इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो कहीं की होती है, काइटिन की बनी होती है। कहीं की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। लेकिन एब्सेंट की अगर बात करें, यानी कि अनुपस्थित की अगर बात करें, तो अनुपस्थित अगर पूछें कि अनुपस्थित किसमें किसमें होती है, तो याद रखना जंतु यानी एनिमल सेल में, जंतु कोशिका, इसमें जंतु कोशिका में आपकी कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी कि एनिमल सेल, ठीक है। हम लोग जंतु में आते हैं, हम लोगों की जो कोशिका होती है ना, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। बाकी इनमें सभी में कोशिका भित्ति मिलेगी, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखना, ये हमने जाना थोड़ा सा कोशिका के बारे में कि किस में होती है और किस में नहीं होती है। अब हम जानते हैं कि सेल वॉल आखिर क्या होती है, इसके काम क्या होते हैं। तो याद रखना, महत्व या लाभ लिख सकते हैं, ठीक है, लाभ देखते हैं। तो याद रखना, इससे क्या होता है, पॉइंट बना देते हैं यहाँ पे। तो यह है, क्या करती है, सबसे पहली बात यह है, कोशिका को, यह कोशिका को क्या करती है, कोशिका को आकार देती है। क्या करती है, कोशिका को आकार देती है, ठीक है, क्योंकि ये बाहरी लेयर होती है, ठोस होती है, मजबूती देती है, तो ये एक निश्चित आकार की कोशिका का रूप देने का काम करती है। सबसे पहला काम है कि यह कोशिका को क्या करती है, आकार देती है। अगर इसके अलावा देखें तो कोशिका को क्या करती है, कोशिका को
मजबूती प्रदान करती है। कौन करती है? सेल वॉल को मजबूती प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, इसका काम अन्य क्या है कि ये कोशिका को क्या करती है? मजबूती भी प्रदान करती है। इसके अलावा अगर देखें तो यह कोशिका को संक्रमण से बचाती है। कैसे बचाती है? संक्रमण से। तो यानी कि आने वाले बाहर से हानिकारक सूक्ष्मजीवों से क्या करती है? इसकी रक्षा करती है। तो यह है कोशिका को क्या करती है? यह है कोशिका को संक्रमण से बचाती है। ठीक है, ये क्या करती है? संक्रमण से बचाती है, या संक्रमण को क्या करती है? ये रोकने का कार्य करती है। ठीक है, कौन करती है? सेल वॉल करती है। इसके अलावा अगर देखें तो यह क्या होती है? निर्जीव होती है। यह क्या होती है? निर्जीव होती है। ठीक है, ये जो सेल वॉल होती है निर्जीव होती है। ठीक है, जो क्या करती है? एक कोशिका को क्या करती है? एक कोशिका को दूसरी कोशिका से, ठीक है, दूसरी कोशिका से जोड़ती है। ठीक है, क्या करती है? एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ती है। तो यह आकार देती है, यह मजबूती देती है, यह संक्रमण को रोकती है, यह निर्जीव होती है, जो एक कोशिका को दूसरे कोशिका को जोड़ने का कार्य भी करती है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ खास बात है तो याद रखना, यह है बाहर से आने वाले हानिकारक पदार्थों को क्या करती है? पदार्थों को रोकती है। ठीक है, यह बाहर से आने वाले हानिकारक पदार्थों को रोकने का काम भी कौन करती है? आपकी ये सेल वॉल करती है। तो ये होते हैं प्रमुख लाभ इससे। तो याद रखना, सबसे पहला लाभ यह आकार देती है, दूसरा लाभ यह मजबूती प्रदान करती है, तीसरा लाभ यह संक्रमण को रोकती है, चौथा लाभ यह निर्जीव होती है। जो क्या करती है? निर्जीव होती है, तो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने का काम भी कौन करती है? आपकी सेल वॉल करती है। इसके अलावा यह बाहर से आने वाले जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको भी रोकने का ये क्या करती है? काम करती है। कौन करती है? सेल वॉल करती है। तो दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। ये हमने पढ़ा सेल वॉल। अब आपको पता है कि सेल वॉल के अलावा आपके कोशिका में पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। अब ये क्या होती है कोशिका झिल्ली? तो इसे देखते हैं। तो याद रखना, यह अधिकांशतः दोहरी झिल्ली की होती है। कैसे होती है? अधिकांशतः दोहरी झिल्ली की होती है। तो इस पर लिख सकते हैं कि यह है अधिकांशतः दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा कि यह अधिकांशतः क्या होती है? डबल लेयर में होती है, दोहरी झिल्ली में होती है। तो यहाँ दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, आखिरकार ये जो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होती है, ये बनी किससे होती है? यानी कि इसके मुख्य घटक कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखते हैं मुख्य घटक। तो अगर मुख्य घटक की बात करें तो सबसे पहला इसका घटक है लिपिड। कौन है? लिपिड। ठीक है, ये क्या होती है? लिपिड होता है। अभी इस लिपिड की कुछ खास बात सुन लो। किसी भी कोशिका में अगर जिसमें झिल्ली है, किसी भी कोशिका में, हर एक कोशिका में कोशिका जो झिल्ली होगी उसमें जो घटक होगा वो लिपिड सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, क्या होगा? लिपिड सबसे ज़्यादा मात्रा।
यानी कि इसमें मुख्य रूप से 3 घटक पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 घटक। एक तो लिपिड पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ठीक है, कौन होता है? प्रोटीन। और अगला होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये 3 घटक से मिलकर बनती है आपकी क्या होती है? कोशिका झिल्ली। तो ये जो 3 घटक होते हैं तो इसमें जो लिपिड होती है, तो याद रखना ये जो कोशिका झिल्ली होती है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा अगर 3 घटकों में देखें तो सबसे ज़्यादा लिपिड की होती है। किसकी होती है? लिपिड की होती है। तो याद रखना कि सबसे अधिक मात्रा ठीक है किसकी होती है? इसकी होती है। लेकिन एक पॉइंट जो ध्यान दीजिएगा आप, लेकिन मानव को छोड़कर अब इसका मतलब क्या हुआ? हमने ये बोला कि हर एक कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होगी उसमें जो लिपिड होगा, इन 3 घटकों में जो लिपिड होगा वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा झिल्ली में। लेकिन मानव की जो कोशिका झिल्ली है उसमें ऐसा नहीं होगा। तो फिर मानव में क्या होगा? तो देखते हैं मानव में आंकड़ा। तो याद रखना ये जो मानव का आंकड़ा है तो मानव में इसकी मात्रा होती है 40%। मानव में इसकी मात्रा कितनी होती है? 40%। लेकिन बाकी सभी में सबसे ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। प्रोटीन की अगर बात करें तो याद रखना यह जो घटक है मानव में सबसे अधिक क्या होगा? मानव में सबसे अधिक। ठीक है। तो याद रखिएगा कि मानव में सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई घटक है तो कौन सा है? प्रोटीन है। अब मानव में सबसे अधिक है तो अधिक की अगर बात करें तो कितना है? 52% आंकड़ा है। ठीक है, कितना है? 52% आंकड़ा है। किसका है ये? मानव का। तो मानव की जो कोशिका झिल्ली होगी उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होगा, बाकी जितने लोगों की कोशिका झिल्ली होगी सबसे अधिक लिपिड होगा। ठीक है। अब इसके बाद बचा कौन? कार्बोहाइड्रेट। कौन बचा? कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें होती है 8%। कितनी होती है? 8% होती है। तो ये है कोशिका झिल्ली के घटक। ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि अगर हमें इस कोशिका झिल्ली का अध्ययन करना है तो हम कौन सा वो ऐसा मॉडल है जिसका अध्ययन करके हम कोशिका झिल्ली का अध्ययन कर सकते हैं। तो याद रखना अगर कोशिका झिल्ली का अध्ययन करना है, कोशिका झिल्ली को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, कोशिका झिल्ली को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा क्या किया जा सकता है? द्वारा समझते हैं। अगर आपको कोशिका झिल्ली देखनी है, ये समझनी है कैसी कैसी संरचना होती है, तो ये मॉडल होता है, इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, जिसे किसने दिया था? जिसे सिंगर और निकोलसन। कौन थे? सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। ठीक है, जिसे 1972 में दिया था। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली को अगर आपको समझना है तो इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा समझ सकते हैं। और ये जो मॉडल था इसे दिया किसने था? तो याद रखना उनका नाम था, 2 व्यक्ति थे, एक सिंगर था और दूसरे का नाम था निकोलसन, जिन्होंने 1972 में इस मॉडल को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इस मॉडल के द्वारा हम कोशिका झिल्ली को समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है कोशिका झिल्ली के बारे में जिसे हम देखते हैं। तो याद रखना जो कोशिका झिल्ली है, अगर इसकी मोटाई की बात करें, कोशिका झिल्ली की मोटाई
तो अगर मोटाई की बात करें तो 75 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉन होती है। अगर आप नैनोमीटर में अगर इसे नापेंगे तो नैनोमीटर में या लगा दें यहाँ पे, या 7.5 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर, ये लिखा क्या है? नैनोमीटर लिखा है। ठीक है, और अगर माइक्रोमीटर में अगर आपसे पूछ लें तो याद रखिएगा 0.0075। कितना होता है? 0.0075 क्या होता है? ये माइक्रोमीटर होता है। ये इसके द्वारा ये मोटाई किसकी होती है? कोशिका झिल्ली की होती है। नैनोमीटर में 75 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन में 75, नैनोमीटर में 7.5 और माइक्रोमीटर में 0.0075 माइक्रोमीटर होती है किसकी? कोशिका झिल्ली की मोटाई। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। तो याद रखना, कोशिका झिल्ली की खोज की अगर बात करें आपसे, किसकी? कोशिका झिल्ली की खोज। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली की अगर खोज की बात करें तो याद रखना 2 व्यक्ति थे, एक कार्ल नेगली थे और दूसरे थे कार्ल क्रेमर। ठीक है, ये 2 व्यक्ति थे और इन्होंने कब खोजा था? तो याद रखना 1855 में इन्होंने कोशिका झिल्ली को खोज दिया था। 2 व्यक्ति थे, कार्ल नेगली और कार्ल क्रेमर। इन्हीं लोगों ने क्या किया था? कोशिका झिल्ली की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम कोशिका झिल्ली के बारे में और कुछ देखना चाहें तो याद रखना कि जो इसमें अगर देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द जो है पूछ लिया जाता है किसने दिया था? तो याद रखना ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द है इसे पेकर्स ने दिया था। कौन थे वो व्यक्ति? पेकर्स थे जिन्होंने दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पूछा है, बोला है आपसे कि कोशिका झिल्ली की खोज कार्ल नेगली और कार्ल क्रेमर ने किया था, खोज किया था। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि कोशिका झिल्ली नाम किसने दिया था, तो भी आप यही बताएंगे, कार्ल नेगली और कार्ल क्रेमर। ठीक है, अगर पूछ ले कि कोशिका झिल्ली शब्द किसने दिया था तो आप क्या बताएंगे? कार्ल नेगली और कार्ल क्रेमर ने ही। कोशिका झिल्ली की खोज पूछेगा तो भी यही नेगली और क्रेमर बताएंगे। लेकिन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द ये जो है ये किसने दिया था तो पेकर्स का नाम आता है कि इस व्यक्ति ने क्या किया था? आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी नाम से पुकारा था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ कोशिका झिल्ली के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको क्या करना है? रीड करना है। इसका साथ साथ में आपको सभी को नोट्स बनाते जाना है। ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है बायोलॉजी का, ये आपको बेस्ट से बेस्ट देने की हम कोशिश कर रहे हैं। इनका आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते जाइए, और जिसमें मैं गारंटी देता हूँ, जिसमें भी आपकी ये साइंस वाला ये वाला पोर्शन आएगा उसमें मैं ये गारंटी लेता हूँ कि क्वेश्चन कोई भी बाहर से नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो मैं लेवल लेके चल रहा हूँ, चाहे आप PCS लेवल में बैठ जाइएगा, चाहे उसकी साइंस देख लीजिएगा, चाहे बैंकिंग क्षेत्र की देख लीजिएगा, चाहे आप रेलवे की देख लीजिएगा, इसके अलावा चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम भी देख लीजिएगा, वहाँ से यहाँ से आप लोगों को ये पूरे क्वेश्चन कोई भी आउट ऑफ सिलेबस में नहीं जाएगा। तो कहते हैं कि जो चीज़ हम बार बार करते हैं उसको एक बार अच्छे से ही कर लो, ताकि वो लाइफ टाइम के लिए आप लोगों के लिए सही तरीके से चले। तो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और आज हमने कुछ कोशिकांग देखे, और बाकी आगे की अगली वीडियो में जो हमारा कोशिका का अगला पार्ट आएगा उसमें हम जो बचे हुए कोशिका के कोशिकांग हैं उनको देखेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हों, पसंद आ रहे हों, तो दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए, दूसरे लोगों के पास में लिंक भेजिए और उन्हें बोलिए कि ये जो चैनल है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो शायद है कि आप लोगों की ये बायोलॉजिस्ट की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसा कि हमने कल पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे चैनल पे कुछ शॉर्ट वीडियो और कुछ ट्रिक्स भी आ रही हैं जिस पे हमारे स्टूडियो में काम चल रहा है। बहुत जल्द ही आपको न्यू वीडियोज़ और न्यू चीज़ें और यूनिक चीज़ें मिलने वाली हैं इस चैनल पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, ताकि आप लोगों को हम बेस्ट से बेस्ट चीज़ें
और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सिखा सकें। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का इसी तरह से सहयोग अगर बना रहा तो इसी तरह से हम आप लोगों का भी लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ें करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल अगली वीडियो में।